डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ। अध्याय 1 प्रस्तावना। हाँ, मैं आखिरकार इसे प्राप्त करने में कामयाब रहा, एक व्यक्ति ने उत्साह से भरी आवाज में कहा, लेकिन थकावट भी थी क्योंकि उसने अपनी हथेली पर एक चमकता हुआ पत्थर रखा हुआ था। आवाज काफी नर्म थी, लेकिन सुनने वाले के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान लाने की क्षमता भी थी। उसके बाल जो स्याही काले होने चाहिए थे वे फीके सफेद दिखाई दिए, जबकि उसकी सीधी नाक उसे तीखा दिखा रही थी। लेकिन उसके होंठ सूखे हुए थे जो उसे एक शांत बेघर आत्मा की तरह भी दिखा रहे थे। इस व्यक्ति की थकावट भरी शक्ल उसके गालों पर थोड़ी झुर्रियां लिए हुए थी, फिर भी वह एक ही समय में युवा दिख रहा था, जैसे कि एक युवा जो थोड़ा बूढ़ा हो गया हो। मुझे तियान लॉन्ग को डेथ बुक प्राप्त करने में 10 साल हो गए हैं। उसकी आंखों में एक गहरी चमक चमक उठी, और यह सोचकर कि वह उस वस्तु को प्राप्त करने में कामयाब हो गया है जिसे वह 5 साल से अधिक समय से खोज रहा था, उसे उत्साह और उदासीनता की भावना से भर दिया। मैंने डेथ बुक का इस्तेमाल सिर्फ अपने एकमात्र दुश्मन को मारने के लिए किया था, और तब से मैंने इसे मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। उसकी आंखों के सामने कई दृश्य घूम गए। समय बीतने का एहसास करते हुए उसने धीरे से आह भरी। एक तरफ उसने डेथ बुक का इस्तेमाल सिर्फ अपने एकमात्र दुश्मन को मारने के लिए किया था, जबकि दूसरी तरफ वह अपने प्रयासों में सफल होने में कामयाब रहा। इस वस्तु की खोज करने के मामले में उसे अपने हाथ भी गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब समय आ गया है कि मैं अपने वतन वापस जाऊं और इस पागल विचार को अंजाम दूं जो 8 साल पहले से मेरे दिल को कुतर रहा है। एक गुफा से बाहर निकलते हुए वह पहाड़ों को छोड़कर हवाई अड्डे पर वापस जाने के लिए आगे बढ़ा, जो कुछ किलोमीटर दूर एक शहर में स्थित था। आखिरकार उसने उस कुंवारी पर्वत श्रृंखला पर नजर डाली जहां उसके ज्ञान के अनुसार किसी ने भी अतिक्रमण नहीं किया था, और न ही उसने एक भी व्यक्ति को इस स्थान पर ट्रैकिंग के खेल में शामिल होते देखा। फिर बिना किसी परेशानी के वह पहाड़ों से नीचे उतरा और फिर एलिवेटेड रोडवे पर एक वाहन से टकराया। सौभाग्य से वह शहर के रास्ते में एक सवारी पाने में कामयाब रहा। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वह हवाई जहाज में सवार हुआ और अपने देश चीन लौट गया। अपने घर लौटने और थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने कुछ नहीं किया और वह सोफे पर बैठ गया, गर्म पानी के स्नान से तरोताज़ा महसूस कर रहा था। हालांकि आखिरी समय में उसे अपनी योजना के बारे में दूसरे विचार आने लगे। उसकी आंखों के सामने कई बातें घूम गईं, जिन परिचितों से उसने थोड़ा बहुत संबंध बनाया था, लेकिन अपनी मृत्यु के करीब पहुंच जाने के कारण उसे सुधारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। छी, करो या मरो, मेरे पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। वैसे भी मेरे पास इस दुनिया में जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। उसने खुद को संभाला। उसने अपना सामान पैक किया और घर से बाहर निकल गया। घर को सामान्य से 2 ज़्यादा ताले लगाकर बंद कर दिया, जिससे ऐसा लगे कि वह फिर से छुट्टी मनाने गया है या किसी कारण से घर को सील कर दिया है। ठीक है, अब इस दुनिया को छोड़ने का समय आ गया है। चुपचाप अपने आप से बुदाते हुए तियान लॉन्ग उस जगह के लिए निकल गया जिसके बारे में कई अफवाहें हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि ये दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। हालांकि उसने अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उसने अपना होमवर्क किया और इस संभावना को दूर कर दिया कि यह अफवाहें झूठी हो सकती हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पार जाने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम। मैंने यह विचार केवल इसलिए सोचा क्योंकि जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं, जिससे मैं निराश और खाली महसूस कर रहा था। आखिरकार मैं और जीना चाहता हूँ, उसने सोचा, इस पागल योजना और अपने कार्यों के बारे में अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करते हुए। चीन के एक निश्चित क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर में पहुंचने के बाद उसने किसी भी असामान्य संकेत के लिए पूरी जगह की खोज की। दुर्भाग्य से उसे कोई नहीं मिला और दिन लगभग समाप्त होने वाला था। ये जगह उल्लेखनीय रूप से परित्यक्त है, फिर भी इसे साफ रखा गया है, ऐसा क्यों है? तियान लॉन्ग ने जिज्ञासु स्वर में खुद से बड़बड़ाया। लंबे समय तक अकेले रहने के कारण उसने मानसिक और शारीरिक रूप से खुद से बात करने की आदत विकसित कर ली थी। ये देखने के बाद कि उसे आज कुछ भी नहीं मिला है, उसने बस सोने और कल खोज जारी रखने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह अपने द्वारा स्थापित अस्थायी तंबू में सो रहा था, एक आवाज ने उसे चौंका दिया। वहाँ कौन है? तियान लॉन्ग ने चिल्लाया और वह सावधानी से मुड़ा। वाह, मुझे डराओ मत, बूढ़े आदमी, एक युवक ने चिल्लाया। तियान लॉन्ग ने अपनी आंखों से उस युवक की जांच की, लेकिन ये सुनकर कि उसे बूढ़ा आदमी कहा जाता है, उसकी पलकें झपकने लगीं। आजकल लोग उसे बूढ़ा आदमी कहते हैं, यह एक आम बात है, और उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया क्योंकि उसकी जीवन अवधि कम होने के कारण उसकी जीवन शक्ति कम हो रही थी। तुम कौन हो, छोटे लड़के? तियान लॉन्ग ने पूछा, हालांकि उसे जवाब पता था। मैं जियाओ ही हूँ, युवक ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि वह इस प्राचीन मंदिर में एक बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति से बिल्कुल भी परेशान या डरा हुआ नहीं था। आखिरकार कोई व्यक्ति तियान लॉन्ग के चेहरे को भी एक पीले भूत के समान समझ सकता है। जब जियाओ ही अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु और भ्रमित भाव के साथ पूछने वाला था, तो उसे तियान लॉन्ग ने रोक दिया। तुम यहाँ क्यों हो? जियाओ ही पहले तो चौंक गया क्योंकि उसने भी यही सवाल पूछने के बारे में सोचा।
उसने पलक झपकाए और फिर जवाब दिया, मुझे हर हफ्ते इस जगह को साफ करने और कभी कभार गश्त करने के लिए पास के मंदिर ने काम पर रखा है। ये सुनकर तियान लोंग हैरान रह गया। क्या ये जगह सुनसान नहीं है? हाँ, ये थी, लेकिन अब ये पास के मंदिर की संपत्ति है। उन्होंने इसे करीब 1 महीने पहले खरीदा था। जियाओ यी ने सहज स्वर में उत्तर दिया। ओह, मैं समझ गया। तियान लोंग ने सिर हिलाया। अब जब आप समझ गए हैं कि यह निजी संपत्ति है तो क्या आपको नहीं चले जाना चाहिए? जियाओ यी ने नाराजगी भरे अंदाज में पूछा। ओह हाँ, एक बार सुबह हो जाए मैं चला जाऊंगा, अभी बहुत देर हो चुकी है। तियान लोंग ने जम्हाई लेते हुए कहा। उचित, मैं नहीं चाहता कि आप कल यहाँ डेरा डालें। बूढ़े आदमी, बस आराम करके चले जाना। ठीक है, ऐसा कहकर वह अपने तंबू में वापस चला गया। कुछ मिनट बाद, नियमित गश्त के बाद, शियाओई प्राचीन मंदिर से चला गया। तंबू के पारदर्शी हिस्से से तियान लोंग ने उसे जाते हुए देखा। आह, कितना जवान है, वह अंदर से बहुत अच्छा है। भले ही वह असभ्य और बहुत रूखा लग रहा हो, उसे लगा कि वह एक नज़र में ही उस युवक को पहचान गया था। फिर भी, वह आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है? कभी कभार गश्त करता है। क्या लोग आमतौर पर गश्त के लिए यही समय चुनते हैं? तियान लोंग ने हंसते हुए सोचा, या वह किसी महिला से मिलने जा रहा था या कुछ और। उसकी भौहें एक पल के लिए सिकुड़ गईं। लगता है कि मेरे पास सोने के लिए कोई समय नहीं बचा है, मेरा ये थका हुआ शरीर अब और नहीं सह सकता। अपने मन में चिल्लाते हुए वह तंबू से बाहर निकल गया और फिर से जगह की तलाशी लेने लगा। वह अपने साथ लाए और टैंक में छिपाए गए कई टॉर्चलाइट में से एक को चालू करके उस जगह पर किसी भी तरह के असामान्य संकेतों की तलाश करने लगा जिसे उसने अभी तक नहीं खोजा था। शेरों और बाघों की कई मूर्तियां थीं, लेकिन वे सभी एक तरह से अलग थीं, जिसे वह पहचान नहीं पाया। यहाँ तक कि भित्तिचित्र भी थे जो किसी तरह के इतिहास को दर्शा रहे थे। हालांकि मूर्तियां और भित्तिचित्र सभी कमोबेश खंडित थे, जिससे प्राचीन मंदिर एक खंडहर मंदिर जैसा लग रहा था। जियो यी के जाने के बाद से उसे अपनी खोज जारी रखने में 1 घंटा बीत गया। घूमते हुए तियान लोंग कई चौड़े कमरों में से एक में घुस गया। वह एक दीवार के सामने की ओर बढ़ा और इधर उधर थपथपाने लगा। टोक टोक। जब वह दीवार के चारों ओर थपथपाता रहा तो कमरे में एक दबी हुई सी आवाज़ गूंज उठी। तियान लोंग ने पलकें झपकाईं और अगले ही पल उसके सूखे हुए होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। हाँ, मिल गया। उसने दीवार के उस खास हिस्से को धक्का दिया जिससे एक दबी हुई आवाज़ आई। कमरे में एक भूमिगत दरवाज़ा खुला, जिसे देखकर तियान लोंग ने तुरंत उस पर नज़र डाली। उसने काफ़ी देर तक जांच की कि उसमें कोई जाल तो नहीं है, थोड़ा धैर्य रखते हुए। 1 घंटे बाद उसे कोई जाल नहीं मिला और इससे उसे थोड़ी राहत मिली। अगर वह दूसरी दुनिया में जाने से पहले ही अपनी जान गंवा देता तो उसे नहीं पता था कि यहाँ कितने लोग जो इस बारे में जानते थे उसकी लाश पर हंसेंगे। अपनी मौजूदा विशेषज्ञता से यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई खतरा तो नहीं है, उसने फिर भूमिगत दरवाजे से नीचे उतरना शुरू किया। उसे नीचे जाने वाली बहुत सी सीढ़ियां मिलीं और वह एक लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचा, जिस पर किसी तरह के जीर्ण शीर्ण पैटर्न बने हुए थे। तियान लोंग ने लोहे के दरवाजे के ठीक बगल में लगे स्विच को देखा और उसे नीचे खींच लिया। लोहे का दरवाज़ा खुल गया और वह अपने हाथ में टॉर्च की रोशनी लेकर जगह को रोशन करते हुए भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश कर गया। एक अपरिचित और भयानक दृश्य उसके सामने आया। तियान लोंग ने आश्चर्य से सांस ली जब उसने उस अज्ञात संरचना को देखा जो एक चक्र की तरह थी। बाहरी चक्र गोलाकार दिखाई दिया, जबकि आंतरिक चक्र अंडाकार दिखाई दिया, जिस पर एक आंख थी। यह एक राक्षसी आंख की तरह लग रहा था, जिसने उसे लगभग सिहरन पैदा कर दी। ओह, ये वह संरचना होगी जो इस प्राचीन मंदिर को इतना असामान्य बनाती है कि इसे भूत मंदिर के रूप में अफवाह माना जाता है। वास्तव में कुछ लोग यहाँ मौज मस्ती के लिए आए थे और उन्होंने इस जगह को पाया, जिससे यह अफवाह फैल गई कि यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ दुष्ट देवताओं की पूजा की जाती है। उन्होंने जानकारी फैलाई लेकिन कभी वापस नहीं आए, और न ही लोग डर के मारे इस जगह की जांच करने आए। किसी भी मामले में ये सिर्फ एक स्थानीय मिथक था जिसने अधिकारियों का ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। तियान लोंग ने बड़बड़ाया और संरचना की ओर चल दिया क्योंकि वह संरचना की आंख पर पहुंचा। यह एक डरावनी दिखने वाली आंख है। मुझे अपनी संभावना बढ़ाने के लिए शायद इस संरचना के केंद्र में होना चाहिए। जो अफवाहें चारों ओर फैल रही थीं, वे मुख्य रूप से भूतों से संबंधित थीं, लेकिन जैसे ही इस संरचना की तस्वीर पूरे इंटरनेट पर फैली, इसे तुरंत हटा दिया गया। हालांकि तियान लोंग ने इसे समय रहते देख लिया और यहाँ तक कि अपने नोटपैड में प्राचीन मंदिर का नाम भी लिख लिया क्योंकि वह निगरानी कर रहा था। मूल रूप से उसने इसे केवल एक भूत के रूप में ही सोचा था। शरारत, लेकिन रहस्यमय समूहों पर नज़र रखते हुए जो इस तरह व्यवहार कर रहे थे जैसे कि उन्हें परमानंद की गोलियां खिलाई गई हों, उसे पूरा यकीन था कि यह वही जगह है जिसकी उसे 8 साल पहले से तलाश थी। तियान लोंग ने अपने बैकपैक से एक पत्थर निकाला जिसमें से एक हल्की हरी और बैंगनी रंग की अलौकिक रोशनी निकल रही थी। ये वह वस्तु थी जो उसे चीन लौटने से पहले मिली थी।
ट्रांसमिशन स्टोन। तियान लोंग की आंखें रोशनी में चमक उठीं और उसने बुदबुदाया, कम से कम दूसरे लोग इसे यही कहते थे क्योंकि अफवाह थी कि इसमें आत्माएं निवास कर सकती हैं। अगर पास के मंदिर के पात्रों को पता चल जाए कि मेरे पास पत्थर है तो क्या वे पागल हो जाएंगे? तियान लोंग जोर से हंसा। वह पास का मंदिर जिसका जिक्र जियाओ यी ने किया था उन बुतों में से एक है जिस पर उसकी नज़र थी, लेकिन इस प्राचीन मंदिर को खरीदने का मामला इतना गुप्त लग रहा था कि वह इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन पाया। फिर वह पत्थर के पास गया जो पोडियम जैसा दिख रहा था। हे फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए स्विच रखने के लिए एक स्पष्ट स्थान, मुझे ये पसंद है। स्विच खुद आकार में आधा गोलाकार था और यह चमकता रहा। क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस संरचना पर पहले ही हमला कर दिया है? बिल्कुल सही, तियान लोंग ने कहा। पास के मंदिर ने इसे हमला करने के लिए अपने संसाधनों का बहुत मेहनत से इस्तेमाल किया। इस संरचना को एक निश्चित स्तर तक हमला करने में कम से कम 2 साल लगे, जिसके बारे में तियान लोंग को पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से अनिश्चितताओं के कारण इस जगह पर इतनी आसानी से नहीं पहुंचता। लेकिन उन्होंने इस संरचना पर हमला क्यों किया? ऐसा नहीं हो सकता कि वे मेरा गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हों। क्या ये है? तियान लोंग को संदेह था और वह मजाक करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने कुछ देर तक इस बारे में सोचा लेकिन फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस बारे में सोचना बेकार है। इस संरचना को सक्रिय करने के बाद या तो मैं मर जाऊंगा या किसी दूसरी दुनिया में रहूंगा। तियान लोंग ने जमीन पर पैर पटकते हुए अपनी अनन्यता को रोका। उसने अपनी शर्ट के ऊपर अपनी अंदरूनी जेबों तक पहुंचने से पहले एक गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए डेट बुक निकाली। समय आ गया है। उसने एक पेन निकाला और डेट बुक के ऊपर खड़ा हो गया। उसका दाहिना हाथ अपनी जगह पर अकड़ गया जबकि उसकी उंगलियां जो पेन को पकड़े हुए थीं तेजी से हिलने लगीं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तियान लोंग। संरचना के सक्रिय होने के बाद और अंतरिक्ष समय यात्रा के दौरान उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है, फिर ट्रांसमिग्रेशन स्टोन में प्रवेश करती है। दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद उसकी आत्मा ट्रांसमिग्रेशन स्टोन का उपयोग करते हुए एक कमज़ोर शरीर में प्रवेश करती है जो 20 साल से कम उम्र का होता है और 5 मिनट के बाद दिल की धड़कन बंद हो जाती है। हमला। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तारांकन हिस्स। तियान लोंग ने ठंडी सांस ली और उसका दिल घबराहट में धड़कने लगा। उसके दिल में उथल पुथल भरी लहरें उठीं और उसका खून उबलने लगा जो उसके नश्वर दिल और दिमाग को डूबने की धमकी दे रहा था। खुद पर डेट बुक का इस्तेमाल करने के लिए उसे अपना नाम लिखना पड़ा। डेट बुक एक हद तक लोगों को नियंत्रित और मार सकती है, जिसका मतलब है कि यह आत्मा में हेरफेर करने में सक्षम है, इसलिए इसे काफ़ी हद तक आत्मा को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। उसने खुद को सांत्वना देते हुए सोचा, ये ठीक है, मैं अपने सिर के पीछे ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन बांधूंगा और मेरी आत्मा और पत्थर के बीच ज़्यादा दूरी नहीं है, इसलिए डेट बुक के सफल होने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। काश मेरी थ्योरी सही होती। उसके हाथ कांपने लगे और उसने डेट बुक को लगभग गिरा दिया। आखिरकार, अगर चीज़ें उसके सोचे अनुसार नहीं हुई तो उसने खुद को खत्म कर लिया। जिस क्षण उसने डेट बुक पर अपना नाम लिखा, उसे पता था कि वह निस्संदेह अपने अंत को प्राप्त करेगा। वह डेट बुक के साथ अपने जीवन काल को नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसने इसे पहले मरने वाले लोगों पर आजमाया था। इसलिए इस पर अपना नाम लिखना इस समय खुद को मारना है। उसे नहीं पता था कि उसके पास जीने के लिए कितना समय बचा है, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी जीवन शक्ति खो दी, उसे देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि उसके पास अधिकतम 1 या 2 साल ही बचे हैं। वह 5 मिनट की छूट सिर्फ उसके लिए जांच करने के लिए थी। ये जांचने के लिए कि क्या डेट बुक अभी भी दूसरी तरफ काम करती है। अगर यह काम करती है तो वह 5 मिनट में मर जाएगा। अगर वह 5 मिनट में नहीं मरता तो वह अपने घटते जीवनकाल के कारण 2 साल के भीतर मर जाएगा। तियान लोंग को लगा कि उसके जीवनकाल के अपंग होने का असर उसकी आत्मा पर भी पड़ता है। हालांकि उसे यह भी लगा कि जीवन अवधि के अपंग होने से उसके शरीर पर सीधे असर नहीं पड़ता, बल्कि यह उसकी आत्मा पर असर डालने का एक उपोत्पाद है। आखिरकार, एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने उसे एक पहेली पाया था क्योंकि वह डॉक्टर उसके तेजी से बूढ़े होते शरीर का कारण नहीं खोज पाया था, जबकि तियान लोंग की उम्र 30 साल से कुछ कम थी। इसलिए तियान लोंग ने सोचा कि उसके सीमित जीवनकाल ने सीधे उसकी आत्मा को प्रभावित किया, जिसके कारण उसके शरीर की जीवन शक्ति में भारी गिरावट आए। इसलिए यह उसके लिए करो या मरो वाली स्थिति भी है। उसे लगा कि उसे अपने अपंग जीवनकाल के कारण मरने से पहले 2 साल एक नए शरीर में बर्बाद करने के बजाय जल्दी से मर जाना चाहिए। ये बहुत दयनीय होगा, शायद दयनीय भी। ये योजना उसके दिमाग में तब आई जब उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि डेट बुक लोगों को सीधे मारने के अलावा उन्हें हेरफेर करने के लिए आत्मा को नियंत्रित करने में सक्षम थी। उसने अपनी योजना में इस तथ्य को भी शामिल किया था कि डेट बुक अजीब संयोगों की व्यवस्था कर सकती है, इसलिए उसे लगा कि यह ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन को अपने पास रखने के लिए एक उपयुक्त शरीर की खोज करने के लिए प्रेरित कर सकती है। संक्षेप में, जीने की उसकी पूरी योजना इस तथ्य पर निर्भर थी कि मृत्यु पुस्तक उस क्षण काम करना बंद कर देगी जब वह दूसरी तरफ पहुंचेगा।
वह शुद्ध भाग्य और अपुष्ट तथ्यों पर निर्भर था। तियान लॉन्ग के पैर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। अरे, अब डरना बंद करो, मैंने ये कर लिया है और शायद मेरे पास जीने के लिए केवल 2 साल बचे हैं। अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। तियान लॉन्ग ने अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव व्यक्त किया और गठन शुरू करने से पहले अपनी जांघों को थपथपाया। जैसे ही भूमिगत क्षेत्र कांपने लगा, अंतरिक्ष समय में उतार चढ़ाव दिखाई देने लगे, जिससे एक ऊर्ध्वाधर अंतरिक्ष समय मार्ग सक्रिय हो गया। तियान लॉन्ग तुरंत गठन की आंख के पास गया और अपनी किस्मत को किस्मत पर छोड़ दिया। उसने एक यात्री की तरह महसूस करने से पहले आखिरी बार लोहे के दरवाजे को देखा। अलविदा पृथ्वी, तारांकन बज़र। तियान लॉन्ग तुरंत अंतरिक्ष समय सुरंग में समा गया। हालांकि जिस क्षण वह अंदर गया, उसे एक विशाल चट्टान से कुचले जाने वाले लोगों से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ा। वह स्थानिक सुरंग से बहुत अधिक दबाव में आ गया। उसका शरीर हजारों ब्लेडों से कटा हुआ महसूस हुआ, जिससे वह दर्द से चीख उठा। हा, ये खत्म हो गया। हल्की हंसी निकालते हुए उसने अपने बिखरते हुए कंधे को देखा। जब उसका कंधा बिखरने लगा तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई और ट्रांसमिग्रेशन स्टोन में प्रवेश कर गई। टियन लॉन्ग ने डेथ बुक को धूल में मिलते हुए नहीं देखा। उसमें से एक काली छाया उड़ी और ट्रांसमिग्रेशन स्टोन में भी प्रवेश कर गई। उसने निष्क्रिय रूप से अपने शरीर को बिखरते हुए देखा, जिससे उसे मतली महसूस हुई, उल्टी करने की इच्छा हुई, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह अपनी आत्मा के रूप में था। ट्रांसमिग्रेशन स्टोन फिर अंतरिक्ष सुरंग में उड़ गया। कई स्थानिक तूफानों का सामना करते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक छोटी नाव पर यात्रा कर रहा हो, जो एक विशाल तूफान से घिरी हुई हो और दूरी पर कोई द्वीप न दिखाई दे। टियन लॉन्ग यह नहीं समझ पाया कि कितना समय बीत गया था। वह पूरी यात्रा के दौरान उदासीन था, अपने शरीर और डेथ बुक के खोने का शोक मना रहा था। डेथ बुक, जिसे उसने पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी लेकिन कभी उस पर कोई असर नहीं हुआ, वास्तव में बिखर गई। वह पहले भी इसके पन्ने फाड़ने में सफल रहा था, लेकिन कवर को नुकसान पहुंचाने के मामले में वह ऐसा नहीं कर पाया था, एक बार भी नहीं। इसके टूटने से वास्तव में उसे भविष्य के लिए आधी उम्मीद भी खत्म हो गई। शुरू में वह सिर्फ इतना चाहता था कि डेथ बुक काम करना बंद कर दे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह स्थानिक सुरंग में बिखर जाएगी। अगर उसके आत्मा रूप में आंखें होती तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह अब सुस्त दिखाई देगा। फिर भी वह अभी भी देख सकता था। हालांकि वह इस समय भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसका आसपास का वातावरण पूरी तरह से काला था, जिससे वह केवल अपने अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम था, जो एक तरह से अभी भी जीवित था। कुछ अज्ञात समय के बाद ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन अंततः स्थानिक सुरंग से बाहर निकल गया, एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गया। इस बीच पृथ्वी पर किसने गठन को सक्रिय किया? पास के मंदिर के मुख्य पुजारी गुस्से में आ गए और अपने बगल के फर्नीचर को तोड़ना शुरू कर दिया। तुरंत परित्यक्त मंदिर की जांच करें, मुख्य पुजारी ने जोर से चिल्लाया। रहस्यमयी वस्त्र पहने कई लोग परित्यक्त मंदिर की जांच करने के लिए जल्दी से दूर चले गए। फिर मुख्य पुजारी 1 मिनट के बाद शांत हो गया और फिर बड़बड़ाया। मुझे नहीं पता कि इस संरचना को किसने सक्रिय किया, लेकिन इसमें यात्रा करना बेकार है। अनगिनत प्रयोग किए गए हैं और हम ये भी नहीं जानते कि कोई व्यक्ति दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हुआ है या नहीं। कभी कभी शरीर उस अधूरे और अस्थिर संरचना में प्रवेश करने से पहले ही विघटित हो जाता है। ये बेकार है। बेकार से आपका क्या मतलब है? अचानक एक गंजे आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो कहीं से प्रकट हुआ। हमने पुष्टि की है कि यह वास्तव में विभिन्न तरीकों से दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन होता जो एक आत्मा को होस्ट कर सकता है, तो शायद हम दूसरी तरफ पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। गंजा आदमी धीरे से आहें भरता है। पत्थर होने का क्या फ़ायदा? अगर आप आत्मा को पत्थर में नहीं ले जा सकते तो यह अभी भी बेकार है। आपके पास अपनी आत्मा को स्थानांतरित करने का कोई तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे पास है। गंजा आदमी ने व्यंग्य किया। बहुत बुरा हुआ, ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन हर 1000 साल में दिखाई देता है और हमने प्रयोगों पर अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है। जब यह आखिरी बार दिखाई दिया था तो इसे अब तक दिखाई दे जाना चाहिए था। जल्दी करो, इसे खोजो। मुझे पता है, मुख्य पुजारी ने नाराज भाव से उत्तर दिया। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और सम्मानजनक दूरी पर रुक गया। प्रधान पुजारी, हमने मंदिर के बाहर जियोगी को पाया। और वह आदमी हिचकिचाया। वह क्या? प्रधान पुजारी काफी अधीर लग रहा था। उस आदमी के माथे पर काली रेखाएं थीं, उसके चेहरे पर हिचकिचाहट थी। जल्दी करो, बाहर निकलो। वह परित्यक्त मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे एक महिला के साथ संबंध बना रहा था, लेकिन हमें देखते ही भाग गया। प्रधान पुजारी स्तब्ध रह गया, जबकि गंजा आदमी अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए हंसने लगा। उन दोनों को मार डालो और कुत्तों को खिला दो। प्रधान पुजारी की आंखों में ठंडक झलक रही थी जब वह प्रतिध्वनि कर रहा था। हालांकि रिपोर्ट करने आया आदमी सिर से पैर तक कांप रहा था। अरे प्रधान पुजारी,
क्या वह महिला आपकी नाजायज बेटी है? तारानकन पुई। प्रधान पुजारी की आंखें चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि वह मुंह में खून छिड़कता और गिर जाता, जबकि पुजारी ने कहा कि वह उसे नहीं जानता। गंजा आदमी पागलों की तरह जोर से हंसा। अध्याय 2, नई दुनिया। ट्रांसमिशन स्टोन आखिरकार आसमान में बिखर गया और तियानलोंग की आत्मा के चारों ओर एक हरे बैंगनी रंग की चमक पैदा की। फिर चमक अचानक एक निश्चित दिशा में चली गई, जो प्रकाश की मानक गति से भी तेज थी। ट्रांसमिशन स्टोन से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह पर जो कुछ सेकंड पहले कहीं बीच में दिखाई दिया था। अच्छा नहीं, वह बच नहीं पाएगा। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने आह भरी, उसके चेहरे पर उदासी थी। उसकी पुतलियां कांप रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये दुख की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से था। यह अधेड़ उम्र का आदमी एक नीले रंग का कवच पहने खड़ा था जिस पर बाघ की छवि अंकित थी। कवच डराने वाला होने के अलावा ये काफी क्षतिग्रस्त था, बर्बाद दिख रहा था। जब से तुमने उसे पाया है तब से वह कोमा में है। क्या एक ऐसे बच्चे की इतनी परवाह करना भी उचित है जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं है, ग्रे? उसी नीले कवच वाले एक और अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। मैंने मनमाने ढंग से उसे उठाया और फिर मुझे ही उसकी देखभाल करनी चाहिए। अपना मुंह बंद करो, मेल। ग्रे ने झट से जवाब दिया। उसके ढीले लाल बालों की वजह से उसकी केवल एक आंख ही दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक चिढ़ का भाव था जिसने मेल के चेहरे को तुरंत बदसूरत बना दिया। बस ग्रे, तुम्हारे नेक काम से तंग आ गया। तुम हमारे कैप्टन के आदेशानुसार काम भी ठीक से नहीं करते और तुम बस उस बच्चे की देखभाल करते हो। क्या वह बच्चा तुम्हारा नाजायज बेटा है? मेल ने गुस्से में चिल्लाया। हालांकि ग्रे के लिए मेल एक बार फिर मुसीबत में फंसने से खुद को नहीं रोक सका। ग्रे की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली क्योंकि ब्लेड सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ दुश्मनी रखते हो, मेल, इसलिए बार बार मुझ में दोष निकालना बंद करो। अगर तुम में हिम्मत है तो चलो इसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे ब्लू टाइगर मर्सिनरीज में हमारे कैप्टन के रिटायर होने के बाद कौन कैप्टन का दर्जा प्राप्त करने जा रहा है। मेल ने भी अपनी तलवार निकाली और लड़ने के लिए युद्ध की मुद्रा में आ गया। ये सुनकर कि मेल ने अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई स्वीकार कर ली है, ग्रे अपने वर्तमान खेती के आधार के लिए अविश्वसनीय गति से बाहर निकल गया। उसने अपनी तलवार से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी पैदा की जिसने तुरंत पूरे क्षेत्र को चमक से ढक दिया। क्या एक नई युद्ध तकनीक? मेल क्षण भर के लिए अकड़ गया। जब उसने देखा कि रोशनी की वजह से उसकी दृष्टि बाधित हो रही है तो वह लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर बैठा। वह हिलता डुलता नहीं था क्योंकि उसकी आंखें अंधी हो गई थीं और रोशनी की वजह से उसे कुछ पल के लिए आंखों में दर्द भी हुआ। और अगले ही पल युद्ध तकनीक द्वारा जारी की गई चमक से मंद हुई एक अनोखी चमक उस बच्चे पर पड़ी जिसने कुछ पल के लिए सांस लेना बंद कर दिया था। युद्ध में उलझे हुए उन दोनों ने इस अजीबोगरीब घटना पर ध्यान नहीं दिया। मेल ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसकी गर्दन के सामने एक तलवार है। उसे लगा कि उसकी जान उसके हाथों से फिसल रही है, या यूं कहें कि उसकी गर्दन। वह डर के मारे अनजाने में कांपने लगा, अपनी जान के लिए डर गया। उसके होंठ कांप रहे थे, वह बात करना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे उकसावे से तंग आ चुका हूं, बेवकूफ, ग्रे ने ठंडे स्वर में कहा। उसका हाथ हिला और जब वह मेल का सिर काटने वाला था तभी एक आवाज आई जिसने उसे रुकने के लिए प्रेरित किया। रुको, ये कैप्टन है, ग्रे ने पीछे हटते हुए कहा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था और उसके पास मेल या कैप्टन से परेशान होने का कोई समय नहीं था। इस बीच तियानलोंग, जो बच्चे के शरीर में प्रवेश कर चुका था, उसे गर्मी तो महसूस होने लगी लेकिन साथ ही वह विचलित भी हो गया। शरीर में प्रवेश करते समय तियानलोंग को बिल्कुल भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे की आत्मा इस शरीर में पहले से ही मौजूद नहीं थी। हालांकि वह कमजोर महसूस कर रहा था लेकिन साथ ही उसे अंदर से कुछ गर्म, सुखद और आरामदेह अनुभूति हो रही थी। क्या ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन इस बच्चे के कमजोर शरीर को ठीक कर रहा है? साथ ही तियानलोंग इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अब से इस बच्चे का शरीर उसका अपना है। यह एक ऐसी कल्पना थी कि वह भी एक पल के लिए वास्तविकता से विचलित महसूस कर रहा था। हालांकि उसकी शांत सोच अभी भी उसके दिमाग को संचालित कर रही थी, जबकि वह थोड़ा अवास्तविक महसूस कर रहा था। हाँ, मैं बच गया कैप्टन, ग्रे ने मुझे सच में मारने की कोशिश की। उसे मार डालो, वह देशद्रोही है, मेल ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा और अपनी छवि की परवाह किए बिना ग्रे को फ्रेम किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पल भर के लिए पागल हो गया हो। क्या ऐसा है? कैप्टन उस जगह पर चला गया जहां मेल दयनीय रूप से चिल्ला रहा था। जब मेल को लगा कि वह अपना बदला ले सकता है तभी उसके चेहरे के सामने एक मुट्ठी दिखाई दी जिससे उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। बूम! कैप्टन ने बिना किसी रोक टोक के जोर से मुक्का मारा।
मेल के गाल थोड़े से सिकुड़ गए क्योंकि वह जहां खड़ा था वहां से 2 मीटर दूर उड़कर दीवार से टकरा गया। दीवार पूरी तरह से नहीं टूटी लेकिन मेल को जकड़े रही। ग्रे ने इस दृश्य को देखा लेकिन उसे इसका सार समझ में नहीं आया। वह उलझन में था कि इस बार कैप्टन ने मेल की रक्षा क्यों नहीं की। क्यों? दीवार पर अटका हुआ मेल हतप्रभ स्वर में बुदबुदाया, जबकि उसे जो दर्द महसूस हुआ उससे वह काफी अपमानित महसूस कर रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी चाल नहीं जानता? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ग्रे के साथ खिलवाड़ मत करो। कैप्टन ने मेल को फटकार लगाई और ग्रे की ओर देखने लगा। ग्रे, कृपया मेरे भतीजे मेल को माफ कर दो, वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा और मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी सजा का प्रबंध करूंगा, उसने थोड़ा झुककर कहा। ग्रे ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह यहाँ अपनी कठिनाइयों को स्वीकार कर सकता था और वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता था। हालांकि इन सभी वर्षों में बच्चे की सेहत कमजोर होने के कारण स्थिति लंबे समय तक निराशाजनक लग रही थी। कैप्टन ने उसके हाव भाव पर आह भरी और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। वैसे क्या तुमने यहाँ कुछ चमकता हुआ देखा? यहाँ सिर्फ मेरी तलवार चमक रही थी, ग्रे ने बड़बड़ाया। नहीं, ठीक है। कैप्टन ने अचानक जानकारी देना बंद कर दिया। उसे लगा कि उसे कोई खजाना मिल गया है और इसलिए वह इसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था। तियान लॉन्ग, जिसने अपना नया शरीर धारण कर लिया था, जब उसने उनकी बातें सुनी तो उसे थोड़ा पसीना आने लगा। इसलिए नहीं कि उसने कैप्टन को चमक का जिक्र करते सुना, बल्कि इसलिए कि वह उनकी कही कोई बात समझ नहीं पाया। क्या मेरी किस्मत इतनी भयानक है? 20 साल से कम उम्र के सभी कमज़ोर लोगों में से एक बच्चा क्यों? मैं इस हालत में अपना ख्याल भी नहीं रख सकता। मैं बर्बाद हो गया हूँ। तियान लॉन्ग के चेहरे पर एक उदासीन भाव था। उसने ऊपर की ओर देखा, बादलों से घिरे आसमान की ओर जो उसके भाग्य के समान ही दिख रहा था, हमेशा की तरह उदास। उसके चेहरे पर पड़ने वाली थोड़ी सी धूप उसे गर्मी प्रदान करने में विफल रही। उसने अचानक इस दुनिया में जीने के लिए दृढ़ निश्चयी चेहरा बनाया, जो अपने आप में काफ़ी प्यारा था। हालांकि अभी 5 मिनट का मामला था, इसलिए वह उस पल के बीतने का इंतजार कर रहा था। हालांकि डेट बुक विघटित हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा को नुकसान पहले ही हो चुका था, इसलिए उसे संदेह था कि क्या वह 5 मिनट की समय सीमा तक जीवित रह पाएगा। ग्रे ने मुड़कर देखा और उस जगह पर वापस आया जहां बच्चा अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। वह ये देखकर तुरंत हैरान रह गया कि बच्चा जाग रहा था। बच्चे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम ठीक हो? ग्रे ने बच्चे के बगल में घुटने टेकते हुए उत्साह में चिल्लाया। शांत हो जाओ, ग्रे। वह सिर्फ एक बच्चा है जो तब से कोमा में है जब से तुमने उसे पाया था। क्या तुम सच में उससे बात करने की उम्मीद करते हो? कप्तान ने ठहाका लगाया। आह, ठीक है, मैं बस खुशी में खो गया था, माफ करना, ग्रे ने थोड़ा शर्मिंदा स्वर में उत्तर दिया। ठीक है, बच्चे का ख्याल रखना, मुझे काम करने हैं। कप्तान ने विदा ली और चला गया। उसकी आंखों में एक गहरी चमक उठी। जैसे ही उसका सिर बाईं और दाईं ओर घूम रहा था, वह चमक का स्रोत खोजने की कोशिश कर रहा था। ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कौन सी भाषा है? शांत होने के बाद ही तियान लॉन्ग का दिमाग शांत होकर स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये जगह कहाँ है और यह बच्चा कौन है? फिर उसने अधेड़ की ओर देखा, जो उसके बारे में चिंतित लग रहा था। क्या ये व्यक्ति इस बच्चे का पिता हो सकता है? अचानक तियान लॉन्ग की भौहों के बीच की उभरी हुई त्वचा दर्द से धड़कने लगी। आह, बच्चे, क्या हुआ? बच्चे को देखते ही ग्रे घबरा गया, दर्द से चिल्लाया, ओह नहीं। उसे लगा कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। मेरी आंखों के सामने ये काली चीज क्या है? तियान लॉन्ग ने अपने सामने एक भयानक दृश्य देखा। उसकी दृष्टि अचानक गायब हो गई और ऐसा लगा मानो उसने सारी दृष्टि खो दी हो, लेकिन एक पल बाद वह कालापन उसकी दृष्टि में एक विसंगति बन गया। अगर वह कहे तो एक बहुत ही परिचित विसंगति। तियान लॉन्ग दुखद रूप से चिल्लाया और उसने अपना सिर तब तक पकड़े रखा जब तक कि वह अत्यधिक दर्द से बेहोश नहीं हो गया। ग्रे, जो घबरा गया था, वह तुरंत शांत हो गया जब उसने देखा कि बच्चे की पीड़ा समाप्त हो गई है। उसने बच्चे की नब्ज जांची और राहत की सांस ली। वह बस बेहोश हो गया है, शुक्र है। शायद वह मेरे चेहरे से डर गया था। ये समझ में आता है। आखिरकार ये पहली बार है जब मैं उसे अपनी आंखें खोलते हुए देख रहा हूँ। ये बच्चा निश्चित रूप से मुझे एक धागे से लटकाए रखना पसंद करता है। वह दुखी होकर हंसा और अब तक उसने जो कठिनाइयां झेली हैं उनके बारे में सोचते हुए आह भरी। ये लगभग इस बच्चे का तीसरा जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि वह उससे पहले जाग गया, वरना मेरा सिर काट दिया जाता। संयोग को देखते हुए ग्रे ने भगवान को धन्यवाद दिया। फिर वह तियान लॉन्ग को अपने कमरे में ले गया और उसे अपने बिस्तर पर सुला दिया। फिर वह मेज के सामने बैठ गया और साफ स्ट्रोक में एक पत्र लिखा, इसे कुछ हद तक मध्यम पैटर्न वाली गुप्त मुहर के साथ छाप दिया। वह खिड़की के पास खड़ा था और सीटी बजा रहा था। एक सुंदर कबूतर खिड़की से उड़कर ग्रे के कंधों पर आकर खड़ा हो गया।
उसकी आंखें तीखी लग रही थीं और उसके छोटे कद की तुलना में उसकी उपस्थिति बहुत प्रभावशाली थी। फिर ग्रे ने कबूतर के पैर में पत्र बांध दिया। अगले ही पल कबूतर उसके कंधे से उड़कर अपने पूर्व निर्धारित गंतव्य की ओर चला गया। बस इतना ही, मेरा मिशन आखिरकार जल्द ही खत्म होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है। ग्रे ने इन 2 से ज़्यादा सालों में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था। उसने इस बच्चे की देखभाल के लिए अपने पास मौजूद हर सिक्का खर्च कर दिया था, जिससे वह एक भिखारी से भी बदतर हो गया था। बच्चे और खुद का भरण पोषण करने के लिए उसके पास भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे साम्राज्य छोड़े हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और उम्मीद है कि ज्वार पार हो गया होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दोनों मर जाएंगे। वह फिर से दुखी होकर हंसा और फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह मर चुका है। हालांकि उसने कुछ सेकंड में एक जोरदार खर्राटे लिए। व्यक्तिगत रूप से सौंपे गए मिशन को स्वीकार करने के बाद अपने जीवन में पहली बार ग्रे शांति से सोए। अध्याय 3 जागृति। 3 दिन बीत जाने के बाद भी तियान लॉन्ग अभी तक नहीं जागा था। इस दौरान लगातार उसके सिर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बुरा सपना आया हो। इस बच्चे को क्या हुआ? क्या उसे कोई बीमारी है? लेकिन मैंने जिस औषधालय को काम पर रखा था उसने बताया कि वह अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल स्वस्थ है, जो अपने आप में असामान्य बात है क्योंकि वह जन्म से ही कोमा में है। क्या स्वर्ग हमारी मदद कर रहा है? ग्रे ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसे यह स्थिति समझ में नहीं आ रही थी। जो भी हो, मैं इसे उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा। उसने दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर चला गया। कमरे में कुछ पलों की खामोशी के बाद एक बच्चे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं मरा क्यों नहीं हूँ? तियान लॉन्ग के मन में बहुत सारे संदेह और कई सवाल थे, लेकिन सबसे प्रमुख सवाल था, मेरी आत्मा में ये काली चीज़ क्या है? रुको, मैं अपनी आत्मा को महसूस कर सकता हूँ। तियान लॉन्ग पूरी तरह से भ्रमित था और थोड़ा डरा हुआ भी था। उसके ग्लेबेला पर महसूस होने वाला एहसास निस्संदेह एक नई अनुभूति थी। आत्मा ग्लेबेला में है, यह उसके लिए एक पूर्वकल्पित धारणा थी, इसलिए उसने अपने आप ही इस अनुभूति को अपनी आत्मा मान लिया। इस अचानक खोज पर उसका दिल धड़कने लगा। तियान लॉन्ग ने अपने होठों को काटते हुए खुद से चीनी भाषा में फुसफुसाया, ठीक है, मुझे शांत करो। अगर मैं शांति से और सावधानी से सोचूंगा तो शायद मैं इस स्थिति को समझ पाऊंगा। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उसे अपने दिमाग को खाली करना पड़ा और शांत होने के लिए कुछ और सांसें लेनी पड़ीं। फिर एक बार जब उसका चेहरा शांत हो गया तो उसने एक एक करके बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर दिया। डेट बुक को स्थानिक सुरंग में नष्ट कर दिया गया था और मैंने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा। मुझे इस पर यकीन है। तो मेरी आत्मा में ये काली चीज़ क्या है जो किताब की तरह दिखती है? क्या ये डेट बुक है? ये वैसी ही दिखती है। तियान लॉन्ग ने अपने होठों को जोर से काटा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर उसने पहचाना कि यह सिर्फ उसे ही था। उलझन में महसूस करते हुए उसने फिर सोचना जारी रखा, लेकिन अगर डेट बुक ने इस दुनिया में मेरा पीछा किया तो उसे स्थानिक सुरंग से बाहर निकलने और इस शरीर को प्राप्त करने के बाद मुझे मारने में सक्षम होना चाहिए था। अगर उसने मुझे नहीं मारा तो मैं सही था। डेट बुक शायद इस दुनिया के नियमों द्वारा प्रतिबंधित है। तियान लॉन्ग को खुशी महसूस हुई। उसने भाग्य पर भरोसा किया था और दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का यह आधार डेट बुक को या तो नष्ट कर देना चाहिए या फिर उसे फिर से स्थापित कर देना चाहिए। वह डेट बुक के साथ जानवरों को मारने या हेरफेर करने में सक्षम नहीं था, इसलिए ये सोचना तर्कसंगत था कि डेट बुक किसी तरह के सिद्धांत सैद दुनिया के भीतर किसी तरह के कानून पर काम करती है। वह इस बात के लिए भी तैयार था कि डेट बुक इस दुनिया में काम न करे, इसलिए उसे अपनी आत्मा में इसकी उपस्थिति पर अविश्वास महसूस हुआ। इस दुनिया को शायद किसी अज्ञात वस्तु के आगमन का पता लगाने के लिए समय की आवश्यकता होती है, इसलिए डेट बुक मुझे 20 वर्ष से कम उम्र का एक कमजोर शरीर प्राप्त करने की शर्त को पूरा करने में सक्षम थी, लेकिन ये 5 मिनट की समय सीमा के बाद मुझे मारने में सक्षम नहीं थी, जिसका अर्थ है कि डेट बुक को या तो आंतरिक रूप से नष्ट कर दिया जाना चाहिए था या इस दुनिया के नियमों के अनुसार रीसेट किया जाना चाहिए था। तो अगर यह काली चीज़ डेट बुक है तो यह मेरी आत्मा में कैसे समा गई? क्या इसलिए कि मैं वर्तमान मालिक हूँ? हाँ, ऐसा होना चाहिए। ये कुछ हद तक स्थिति को समझ में आता है। यद्यपि तियान लॉन्ग को कई संदेह थे, लेकिन वह कुछ हद तक इस स्थिति को समझने में सक्षम था। भले ही यह बकवास हो सकता था, लेकिन उसे लगा कि वह सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। तियान लॉन्ग बिस्तर से बाहर निकला और जैसे ही उसने चलने की कोशिश की, वह गिर गया। क्या? उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका, इसलिए वह कमरे के कोने में लगे शीशे के पास रेंगता हुआ गया, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए। कितना कमज़ोर! उसने विलाप किया, लेकिन वह समझ पाया क्योंकि वह एक बच्चे के शरीर में था।
उसने एक कमज़ोर शरीर मांगा ताकि वह आसानी से शरीर को अपने पास रख सके, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बच्चे के लिए उसे वह शर्त शामिल नहीं करनी चाहिए थी। वह लगभग 90 सेंटीमीटर लंबा, गोरी त्वचा, नीलम जैसी आंखें जो मनमोहक लगती हैं, लेकिन उसका चेहरा काफ़ी दुबला पतला लग रहा था, जो उसके शरीर के साथ साथ धंसा हुआ था। उसके छोटे सुनहरे बाल बिखरे हुए थे और 3 साल के बच्चों के लिए सामान्य रूप से छोटे कद के साथ, वह एक अनाथ बच्चे से बहुत अलग नहीं दिख रहा था जिसकी देखभाल नहीं की जाती थी। हालांकि वह जिस परिस्थिति में था, उसे देखते हुए वह बिना किसी गंदगी के साफ सुथरा लग रहा था। शायद किसी ने या मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसकी देखभाल की थी और पहली नज़र में वह बच्चे का पिता भी लग रहा था। लेकिन अब उसे लगा कि यह बच्चा उस व्यक्ति जैसा बिल्कुल नहीं है। 2 या 3 साल का बच्चा, एक अनाथ। मुझे लगता है कि यह ठीक है क्योंकि मैं इस माहौल में पूरी तरह से घुल मिल सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा शरीर रखने के लिए मुझे खेद है। मैं कोई बहाना नहीं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से मार डाला है। तियान लॉन को नहीं पता था कि यह बच्चा जन्म से ही कोमा में था और 3 दिन पहले मरने वाला था। एक मासूम बच्चे को मारने के बारे में उसके मन में जटिल भावनाएं थीं, लेकिन इसने उसे अपना जीवन जीने से नहीं रोका। मैं कसम खाता हूं कि मैं भी तुम्हारा हिस्सा निभाऊंगा। हालांकि उसे हास्यास्पद लगा क्योंकि एक बच्चा इस दुनिया में उसका पहला शिकार बना। ग्रे के कमरे से बाहर जाने के बाद वह उस कमरे की ओर बढ़ गया जहां कैप्टन रहता था। तारानकन दस्तक, अंदर आ जाओ। कमरे के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी, तारानकन क्रीक। ग्रे ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। उसके कदमों की आवाज़ लकड़ी के प्लाईवुड पर चरमरा रही थी। ओह ग्रे, क्या बात है? कैप्टन, अब समय आ गया है कि मैं भाड़े के सैनिकों को छोड़ दूं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आह, क्या 2 साल की अवधि पहले ही समाप्त हो गई? समय निश्चित रूप से तेजी से उड़ता है, कैप्टन ने आह भरते हुए याद किया। हाँ, भाड़े के सैनिकों में मेरी देखभाल करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब साम्राज्य के लोग मुझे लेने आएंगे तब मुआवजा दिया जाएगा। आपकी देखभाल कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा खेती के आधार वाले व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। आप मजाक कर रहे होंगे। क्या ये बच्चा है? कैप्टन ने हंसते हुए कहा। तुमने पहले ही समझ लिया है, ग्रे ने कहा, लेकिन वह हैरान नहीं हुआ। मैं तुम्हारे साथ लगभग 2 साल से हूँ। हाँ, अगर मैं ये भी नहीं समझ पाया तो मुझे भाड़े के सैनिक के तौर पर रिटायर हो जाना चाहिए। ग्रे ने पलकें झपकाईं और कहा, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अभी यह बताया। अगर यह 1 महीने पहले होता तो मैं तुम्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता। क्या ये कोई आदेश है? कैप्टन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ग्रे ने अपना सिर झुकाया जैसे कि यह कोई तथ्य हो। लोरेट इंपीरियल परिवार निश्चित रूप से डरावना है, ये देखते हुए कि यह विद्रोह में भाग लेने वाले कुलीन परिवारों को मारने और जीवित रहने में कामयाब रहा। क्या लोरेट परिवार विद्रोहियों को दबाने में कामयाब रहा है? हाँ, मुझे ये खबर 2 दिन पहले ही मिली है। कैप्टन ने सिर हिलाया। ग्रे उत्साह से कांपता हुआ खड़ा था। इससे हम दोनों बच गए हैं। ग्रे ने राहत की सांस ली और शांत हो गया। तो मैं अपने क्वार्टर में वापस जाऊंगा कैप्टन। ठीक है। कैप्टन ने एक बार फिर यह सोचकर आह भरी कि वह अपने सबसे अच्छे और शक्तिशाली अधीनस्थ को कैसे खोने जा रहा था। हालांकि वह जानता था कि यह अपरिहार्य था। तारानकन क्रीक। ग्रे ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। बच्चा कहाँ है? ग्रे ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और घबराए हुए तरीके से जल्दी से अंदर भागा। तियान लॉन्ग ने जल्दी से कमरे के कोने में अपना सिर घुमाया और ग्रे को कमरे में भागते हुए देखा। रे नोलन, यही उसका नाम है ना? ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी भी डेथ गॉड आइज हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी डेथ बुक है। इसके साथ तियान लॉन्ग ने पुष्टि की कि उसके पास अभी भी डेथ बुक है, लेकिन उसे लगा कि यह कहना सबसे अच्छा होगा कि डेथ बुक उसके अंदर है। रे नोलन ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि बच्चा सुरक्षित है, हालांकि वह कुछ करने की कोशिश कर रहा था। नी या ओडेल। तियान लॉन्ग ने तुरंत एक प्यारा सा चेहरा बनाकर अभिनय करना शुरू कर दिया। ये देखते हुए कि मैं बिस्तर पर सो रहा था, इस आदमी को मेरी देखभाल करनी चाहिए थी और यह कोई बड़ी बात नहीं है कि एक 3 वर्षीय अनाथ को बात करना नहीं आता। रे नोलन तुरंत बच्चे की ओर बढ़े और उसे उठाकर ले गए। हाँ, अगर उन्हें पता चला कि राजकुमार को बात करना नहीं आता है तो क्या मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा? रे नोलन थोड़ा डर गए लेकिन फिर स्पष्टता से सोचा, शायद नहीं। तियान लॉन्ग को पता नहीं था कि यह आदमी किस बारे में बड़बड़ा रहा था क्योंकि वह अभी भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मृत्यु देवता की आंखों ने एक व्यक्ति का नाम और जीवनकाल प्रदर्शित किया, सिवाय बाद वाले को छोड़कर। ऐसा लग रहा था कि यह एक धागे द्वारा प्रदर्शित किया गया था। यार, कृपया ऐसी भाषा में बात करो जिसे मैं समझ सकता हूँ। तियान लॉन्ग ने ईमानदारी और दुख दोनों के साथ कामना की। बच्चे,
अब तुम्हारे साम्राज्य में लौटने का समय आ गया है और वहां तुम आधिकारिक तौर पर दुनिया की भाषा सीखना शुरू कर सकते हो। रे नोलन ने बच्चे को व्याख्यान देना और पढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि वह जानता था कि बच्चा उसे समझ नहीं सकता क्योंकि उसका जीवन इस पर निर्भर था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। व्याख्यान लगभग 10 मिनट तक जारी रहा, जिससे तियान लॉन का चेहरा काली रेखाओं से भर गया। अध्याय 4 शाही राजधानी में वापसी। 1 घंटे बाद ब्लू टाइगर भाड़े के मुख्यालय के बाहर। ओए, आसमान की ओर देखो, एक अनजान व्यक्ति ने कहा। कहाँ? एक राहगीर ने अपनी राह रोकी और पूछा। आसमान में बादलों के ऊपर एक बड़ा सा सिलहुट देखा जा सकता था। यह एक ड्रैगन है, एक और व्यक्ति ने कहा। ड्रैगन शहर को नष्ट करने जा रहा है, सभी भागो। वह व्यक्ति जिसने पहले चिल्लाया था ऐसी सिलहुट को देखकर डर के मारे भाग गया। बेवकूफ, यह एक वाइवन है। बादलों के ऊपर से सिलहुट को नीचे आते देखने के बाद एक और जानकार व्यक्ति ने टिप्पणी की। वाइवन के पंखों का फैलाव 12 मीटर लंबा था। यह मुंह में उस्तरे की तरह नुकीले दांतों के साथ लंबे चेहरे वाला लग रहा था। इसकी पूंछ इधर उधर हिल रही थी, जिससे हवा के झोंके पैदा हो रहे थे, जिससे पास खड़े लोग अपने पैरों से गिर गए। इसकी पीठ पर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चमकदार लाल कवच पहने हुए था। उसका चेहरा वीरता से भरा हुआ था और उसके चेहरे से ऐसी आभा निकल रही थी जो उसके नीचे खड़े लगभग सभी लोगों को दबा सकती थी। इसलिए किसी ने भी उस पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। उसने इलाके को स्कैन किया और एक इमारत पर ब्लू टाइगर मर्सिनरी का चिन्ह देखा। वह तुरंत उस इमारत की ओर बढ़ गया। फिर वायवन ने उसका पालन किया और ब्लू टाइगर मर्सिनरी मुख्यालय के सामने उतरा। इंपीरियल गार्ड के कप्तान रेनार्ड नोलन ब्लू टाइगर मर्सिनरी के कप्तान को बाहर आने का आदेश देते हैं। फिर उस आदमी ने जोर से चिल्लाया, जिसने कई लोगों को चौंका दिया क्योंकि इस तथ्य के कारण कि वायवन पर मौजूद व्यक्ति इंपीरियल गार्ड का था। इंपीरियल गार्ड का कप्तान यहाँ क्या कर रहा है? कई लोग दूसरों से कानाफूसी करने लगे। यह कोई सामान्य इंपीरियल गार्ड नहीं था बल्कि कप्तान था। अगर कोई कहता कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे, भले ही उन्हें प्रताड़ित किया जाए। ब्लू टाइगर मर्सिनरीज के सदस्यों ने उस पर पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। वे चुपचाप अपने कैप्टन के आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि कैप्टन जल्दी से बिल्डिंग से बाहर आया और इंपीरियल गार्ड के कैप्टन रेनार्ड नोलन को प्रणाम किया। ब्लू टाइगर मर्सिनरीज के नोएल, आपकी सेवा में। नोएल अंदर ही अंदर पसीना बहा रहा था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति सीधे उनके भाड़े के सैनिकों के समूह में आ गया था। उसने मन ही मन सोचा, वाह, हमारा साम्राज्य निश्चित रूप से पूरे देश में अपना अधिकार स्थापित कर रहा है। उन्होंने उसे कोई चेहरा देने की भी जहमत नहीं उठाई। वास्तव में वे ऐसा क्यों करेंगे? नोएल ने खुद का मजाक उड़ाया। ग्रेट रेनार्ड नोलन अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही उसने एक पुरुष आकृति को अपनी पीठ पर एक बच्चे को लेकर इमारत से बाहर निकलते देखा। रेनार्ड नोलन ने नोएल की ओर देखा और अपनी आंखों में संतुष्टि भरी चमक के साथ कहा, अच्छा, तुम्हें निश्चित रूप से भरपूर धन से पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत समय हो गया, रे। वह मुस्कुराया। परिचित और सांत्वना देने वाली आवाज़ सुनकर रे नोलन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। हाँ भाई। फिर दोनों ने सहजता से गले लगाया और जोर से हंसे। क्या शाही राजकुमार ठीक है? रेनार्ड नोलन की अभिव्यक्ति थोड़ी चिंतित हो गई। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। रे नोलन ने अपनी पीठ पर नज़र डाली और कहा। फिर उसने अपने होठों को दबाया और पिछले 2 सालों के बारे में सोचते हुए अंदर ही अंदर रोया। मैं कैसे कह सकता हूँ कि शाही राजकुमार उस समय से कोमा में था जब उसे मुझे सौंपा गया था। रेनार्ड नोलन ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो फिर यहाँ से चले जाते हैं। कृपया छोड़ दें, मैं इस जीवन शैली से तंग आ गया हूँ। रे नोलन ने अपनी चिंता को प्रदर्शित किए बिना जोर से हंसा। फिर उसने अपना सिर पीछे घुमाया और उन बेमिल लोगों को देखा जिनके साथ वह इन 2 सालों में साथ रहा था। अगर तुम्हें कोई परेशानी आती है तो नोलन परिवार के पास जाओ और मेरा नाम लो, रे नोलन। रे नोलन ने विदा लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बाद में मिलते हैं, नोएल। नोएल इस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा। उसने मन ही मन सोचा, ये सभी बड़े लोग हैं और ये दोनों नोलन नोबल परिवार से हैं। मैं अमीर हो गया हूँ। जब दोनों भाई वायवन पर चढ़े तो नोएल चिल्लाया, अपने शब्द मत भूलना ग्रे। नहीं, रे। मैं नहीं करूँगा, रे नोलन ने मुस्कुराते हुए कहा। नोएल के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था, सिवाय इसके कि वह अपने भतीजे मेल के प्रति काफ़ी सुरक्षात्मक था, लेकिन यह अपेक्षित था। वह अभी भी उसके साथ सम्मान से पेश आने को तैयार था। फिर वायवन इंपीरियल कैपिटल की ओर आसमान में उड़ गया। 6 घंटे बाद दूर से एक बड़ी दीवार दिखाई दे रही थी। दीवारें 60 मीटर से ज़्यादा ऊंची थीं। आखिरकार हम इस तेज़ वायवन की मदद से इंपीरियल कैपिटल पहुंच ही गए, रे नोलन ने खुशी से कहा। दोनों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए वे तियान लॉन की अनदेखी करते हुए पूरे रास्ते बातें करते रहे। इस बीच
तियान लॉन्ग समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए उसने हार मान ली और वाइवन पर अपनी पहली उड़ान का आनंद लिया। ये बहुत तेज थी और हवा जो उसके चेहरे से थोड़ी सी गुजरी, उसने उसे एक ऐसा उत्साह दिया जो उसने लंबे समय से अनुभव नहीं किया था। शायद उसे ये भी लगा कि जीवन धमकाने वाली स्थानिक यात्रा की तुलना नहीं की जा सकती। उसने जो वायु प्रतिरोध अनुभव किया, उसने उसे वाइवन से नीचे फेंक दिया होगा, लेकिन उसके सामने जो दो लोग थे, उन्होंने लापरवाही से वायु प्रतिरोध की अनदेखी की और निष्क्रिय रूप से उसे अवरोध खड़ा करने से बचाने में मदद की। आह, इस दुनिया में हवा कितनी ताज़ा है, नज़ारे कितने खूबसूरत हैं, क्या मैं पहले से ही छुट्टी पर हूँ? तियान लॉन को लगा कि इस दुनिया में आने का उसका फैसला अब तक का सबसे अच्छा फैसला था। सौभाग्य से, उसका भाग्य, जो आमतौर पर भयानक होता है, ने इस बार उसे निराश नहीं किया, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, न ही उसे पता था कि वह भविष्य में सुरक्षित रहेगा या नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने उसके साथ बहुत सावधानी से व्यवहार किया, इसलिए उसे लगा कि वह उन दोनों के साथ सुरक्षित रहेगा। ऐसा नहीं है कि वह भी अपना भविष्य बदल सकता है या अपने नीचे इस जंगल में कुछ महत्वपूर्ण कर सकता है, इसलिए वह बस बहाव के साथ चला गया और बहुत अधिक सोचने की परवाह नहीं की। वायवन बिना किसी बाधा के दीवारों के ऊपर से तेजी से गुजरा और इंपीरियल कैसल की ओर बढ़ गया। फिर यह इंपीरियल कैसल के मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे उतरा। कई पहरेदारों ने अपने भले पकड़े और हमेशा की तरह उसे कसकर पकड़ लिया। जब वायवन उनके सामने उतरा तो उन्होंने पलक भी नहीं झपकाई, लेकिन उनकी आंखों में कमोबेश विस्मय और सम्मान दिखाई दिया। साथ ही वे इस उलझन में थे कि वह दुर्बल, बेचारा बच्चा कौन था। फिर तीनों बिना किसी बाधा के शाही महल में घुस गए, मानो वे इस शाही महल के स्वामी हों। तियान लॉन्ग इस जगह की भव्यता को देख सकता था और बिना किसी के समझाए भी उसे लगा कि वह किसी राजघराने के घर में आ गया है। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसने मुंह बंद कर लिया। काफी शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने सोचा, क्या बच्चे का छोटा शरीर मेरी भावनाओं को कुछ हद तक प्रभावित कर रहा है? अपनी दुनिया में आने के बाद कई चीज़ों का अनुभव करने और देखने के इस छोटे से समय में उसे लगा कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना उसके लिए मुश्किल है, और जो उथल पुथल उसने महसूस की वह कोई छोटी बात नहीं थी। इससे उसे संदेह हुआ कि बच्चे का विकसित होता शरीर उसकी पहले से ही स्थापित शांत भावनाओं को प्रभावित कर रहा होगा। हालांकि यह एक नई दुनिया थी और यह भी संभव हो सकता है कि आधुनिक दुनिया में उसके मन में जो संकोच था वह सब गायब हो गया हो। वे कुछ ही देर में सिंहासन कक्ष के सामने पहुंच गए। जैसे ही वे सम्राट से मिलने का अनुरोध करने जा रहे थे, दरवाजा खुला और एक असाधारण चाल ढाल वाली युवती अपने चेहरे पर चिंतित भाव लिए बाहर आई। तियान लॉन्ग चौंक गया जब उसने इस शानदार और सुंदर शरीर वाली राज्य की सबसे खूबसूरत महिला को देखा। उसकी 170 सेंटीमीटर लंबी कदकाठी ने उसकी आंखों को मोहित कर लिया। उसकी गोरी त्वचा, बादामी रंग की शाही बैंगनी आंखें, शराब की दो बूंदों की तरह उसकी आंखों को रोशन कर रही थीं। उसके लहराते कमर तक लंबे सुनहरे बाल उसे एक परी की तरह खूबसूरत बना रहे थे। उसके चेहरे पर एक देखभाल करने वाली माँ की तरह एक गर्मजोशी और सुंदर व्यवहार दिखाई दे रहा था। फिर भी उसके पास एक बिल्कुल परिष्कृत शरीर था जिसमें सही जगहों पर वक्र थे, जिससे वह थोड़ी परिपक्व लग रही थी। युवती ने बीच में बैठे बच्चे की ओर देखा, जिसने दोनों भाइयों के साथ हाथ मिलाया हुआ था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे क्योंकि वह धीरे धीरे बच्चे की ओर दौड़ने लगी और जल्दी से उसे अपने पूरे स्नेह से गले लगा लिया। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, भगवान का शुक्र है। मुझे खेद है कि माँ इस समय तुम्हारे साथ नहीं रह पाए। युवती खुशी के आंसू बहाने लगी और वह तीव्रता से कांप उठी। तियान लॉन्ग इस महिला द्वारा गले लगाए जाने पर अवाक रह गया। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन वह गले लगने से वह गर्मजोशी महसूस कर सकता था जो उसे अपने पिछले जीवन में कभी अनुभव नहीं हुई थी। क्या यह महिला इस बच्चे की माँ है? एक विचार उसके दिमाग में आया। इस बच्चे की माँ की बड़बड़ाहट सुनकर वह फिर से अपराध बोध और उदासी की जटिल भावनाओं से घिर गया। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह अपने आंसुओं को गिरने से नहीं रोक पाया। उसने अपने होठों को काटा और सोचा, क्या ये भी बच्चे के विकसित होते शरीर की वजह से है? एक युवक, जिसका चेहरा क्षण भर के लिए खुशी से भरा हुआ था, उस युवती के पीछे देखा जा सकता है जो वर्तमान में तियान लॉन्ग को गले लगा रही थी। वह 180 सेंटीमीटर लंबा लग रहा था। उसकी त्वचा गोरी थी और शाही नीलम जैसी आंखें थीं जो एक राजसी आभा बिखेर रही थीं। उसके लहराते कमर तक लंबे काले बाल स्याही की तरह घने थे। उसकी ठोड़ी पर छोटी दाढ़ी थी और उसके कंधे चौड़े थे और कुछ मांसपेशियां थीं जो उसे काफी मर्दाना और सुंदर दिखा रही थीं। संक्षेप में, उसका शरीर मध्यम कद का था और उसका चेहरा महिलाओं को उल्लेखनीय रूप से आकर्षक लग रहा था। आखिरकार मेरा बेटा सुरक्षित वापस आ गया, उस युवक ने अपनी भव्यता का प्रदर्शन करते हुए गहरे स्वर में कहा। उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव बनाया, लेकिन नीलम पुतलियां नम दिखीं। दोनों भाई तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। हम सम्राट और महारानी को अपना सम्मान देते हैं।
वे एक स्वर में चिल्लाए। अच्छा, खड़े हो जाओ, मेरे पीछे सिंहासन तक आओ। युवक ने सिर हिलाया और माँ और बेटे के पुनर्मिलन में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। इसके बजाय वह सिंहासन की ओर चला गया और बैठ गया। सिंहासन कक्ष में मौजूद सभी लोगों ने सम्राट के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया। उनमें से कई लोग साम्राज्य के क्षेत्रों का प्रशासन करते हुए शाही दरबार में पदों पर थे। अपना सिर उठाओ, रे नोलन, तुमने अराजकता के समय में मेरे बेटे की रक्षा करने का एक महान कार्य किया है। ये सम्राट तुम्हें ड्यूक की उपाधि, आंतरिक क्षेत्र के चारों ओर एक मध्य स्तरीय पृथ्वी रैंक शहर और 100 बैंगनी सिक्के प्रदान करेगा। यह मेरा सम्मान है, महामहिम। रे नोलन ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया, लेकिन उसे जो इनाम मिला उससे उसे लगा कि उसकी सारी कठिनाइयां इसके लायक थीं। खास तौर पर मिड लेवल अर्थ रैंक सिटी। रेनार्ड नोलन, आपने उन्हें सुरक्षित वापस लाने का बहुत बढ़िया काम किया। ये तो तय है, महाराज। रेनार्ड ने अपना सिर नीचे झुकाकर उत्तर दिया, अपनी श्रद्धा और आज्ञाकारिता प्रदर्शित करते हुए। इस समय महारानी अपने बच्चे को गोद में लेकर सिंहासन कक्ष में चली गईं। महारानी को देखते हुए सम्राट ने अपना सिर हिलाया और अपने बड़े हो चुके लेकिन दुबले पतले बच्चे की ओर देखा। उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, रे नोलन, मेरे बेटे की रक्षा करते समय जो घटनाएं घटी उन्हें समझाओ। हाँ, महाराज। रे नोलन ने सिर हिलाया और बिना कुछ छिपाए अपने गुप्त मिशन के दौरान घटित घटनाओं को समझाया। लगभग 20 मिनट के स्पष्टीकरण के बाद, और बस इतना ही, महाराज। रे नोलन ने अपनी रिपोर्ट समाप्त की। तो आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी 3 दिन पहले ही जागा है? संदेह और ठंडेपन से भरे सम्राट के सवाल को सुनकर रे नोलन के चेहरे पर पसीने की बूंदें बनने लगीं और वह गटकने लगा। अध्याय 5, बोझ। ये मैं अपने महान नाम की कसम खाता हूं कि मैंने जो कहा है वह सच है, महामहिम। रे नोलन ने भयभीत स्वर में घोषणा की। सिंहासन कक्ष में कुछ क्षणों के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया, जिससे अंदर बैठे लोग बेचैन और घबरा गए। सम्राट ने अचानक सिंहासन के आर्मरेस्ट को एक लय में थपथपाया, जिससे आगे सुनने वाले लोग सस्पेंस और प्रत्याशा में घुटन महसूस करने लगे। यह मामला मेरे बेटे की भलाई से संबंधित है। अगर मैं जांच करता हूं तो आप मुझे दोष नहीं देंगे, है न? सम्राट ने काफी सख्त लहजे में पूछा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। ये केवल आपका अधिकार है कि आप अपने बेटे के स्वास्थ्य और पर्यावरण की जांच करें, महामहिम। रे नोलन ने चतुराई से कहा और उस पर लगाए गए संदेह से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। शाही राजकुमार वास्तव में हमेशा कोमा में था, लेकिन 3 साल बाद उन्हें उठाए जाने का संकेत भेजने से कुछ दिन पहले ही वह जाग गया। अगर वह बच्चे का पिता होता तो उसे लगता कि शायद वह भी अपनी बातों पर यकीन नहीं करता। अच्छा, तुम्हें माफ कर दिया गया। रे नोलन ने राहत की सांस ली जब उसे इस कम आक्रामक दबाव से मुक्त किया गया। सम्राट ने आदेश देने से पहले एक पल के लिए सोचा, आज रात एक भोज की व्यवस्था करें। हम मेरे बेटे लोरेट साम्राज्य के क्राउन प्रिंस की वापसी का जश्न मना रहे हैं। हाँ, महामहिम, लोगों ने एक स्वर में चिल्लाया। सम्राट और महारानी सिंहासन कक्ष से बाहर निकले और सम्राट के क्वार्टर में एक कमरे में चले गए, जो कोई और नहीं बल्कि उनका कमरा था। वे दोनों कमरे में अकेले थे। लोगन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जांच की जाए या नहीं, क्योंकि यह हमारे लिए फायदेमंद है कि किसी भी अजीब या बुरे चरित्र ने हमारे बेटे को प्रभावित नहीं किया, महारानी ने कहा और अपने बच्चे को देखती रहीं, जो कोई और नहीं बल्कि तियान लॉन्ग था। जब तक उनका बेटा स्वस्थ और तंदुरुस्त था तब तक वह ठीक थीं। हालांकि जिस तरह से वह वर्तमान में दिख रहा था उससे उनका दिल दुखी हो गया। हाँ, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो अनुत्तरित रह गए हैं, जैसे कि हमारा बेटा जो 3 दिन पहले जानलेवा खतरे में था कैसे स्वस्थ होकर ठीक हो गया। क्या ये कोई चमत्कार है, या किसी अज्ञात विशेषज्ञ ने अज्ञात उद्देश्यों से हमारे बेटे को बचाने का फैसला किया? अगर यह अच्छे इरादों वाला कोई अज्ञात विशेषज्ञ था तो मैं निश्चित रूप से मृत्यु में भी उसका आभारी रहूंगा। दूसरी ओर, आपने हमारे बेटे को एक अज्ञात जगह पर भेज दिया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, और आप मुझे इसके बारे में बताएंगे भी नहीं, महारानी ने ठंडे स्वर में कहा। क्लेयर, मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ये हमारे बेटे की पूर्ण सुरक्षा के लिए है। मुझे भी नहीं पता था कि मैंने उसे कहाँ भेजा था जब तक कि रे नोलन से वह संदेशवाहक कबूतर नहीं आया, लोगन ने सच बताया। क्या? क्लेयर को झटका लगा और उसने लोगन को अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ देखा। इस पूरे समय तुम कह रहे थे कि तुम जानते हो कि तुमने हमारे बेटे को कहाँ भेजा है और वह सुरक्षित है। अचानक उसे लगा जैसे वह सब कुछ समझ गई है। तुमने ये सब सिर्फ मुझे आश्वस्त करने के लिए किया। क्लेयर का मुंह खुला रह गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। हाँ मेरा प्यार, लोगन ने उसके चेहरे को धीरे से सहलाया और हल्के से सहलाया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनके होंठ जुड़ गए, धीरे धीरे एक भावुक चुंबन में संलग्न हो गए। आधा मिनट मौन में बीता, फिर भी तियान लॉन्ग के लिए यह एक परीक्षा के अलावा कुछ नहीं था। गर्व से नी तियान लॉन्ग अब और बर्दाश्त नहीं कर सका।
आखिरकार वह अभी भी एक कुंवारी थी और एक जोड़े को इतने करीब से इस तरह के जुनून में लिप्त देखना उसे बहुत बुरा लगा, आघात पहुंचा। वे दोनों चौंक गए जब उन्होंने अपने बेटे को देखा और जोर से हंसने लगे। उनके मन में राहत की लहर दौड़ गई। जब तक वे संतुष्ट नहीं हो गए तब तक हंसने के बाद उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मुझे माफ़ कर दो, क्लेयर ने नर्म और शर्मिंदा स्वर में फुसफुसाया। ये ठीक है, मुझे पता है कि इस अवधि के दौरान आपने कितना कष्ट सहा है। लोगन ने उसके सुनहरे बालों को सहलाते हुए उसे सांत्वना दी। लेकिन मैं मूर्ख था, हृदयहीन, इस पूरे समय मैंने आपको अनदेखा किया। मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा था, आपने दूसरी महिलाओं की ओर देखा भी नहीं, लेकिन मैंने आपकी बात पर ध्यान देना बंद कर दिया। आंसू उसके गालों से बहते हुए उसके आलीशान लबादे पर गिरने लगे। यह मेरी गलती है। कोई भी माँ नाराज होगी अगर उसका बच्चा उससे छीन लिया जाए। लोगन ने जल्दी से उसे शांत किया। क्लेयर को दोषी महसूस हुआ क्योंकि उसने अपने और अपने बेटे के साथ हुई हर घटना के लिए लोगन को दोषी ठहराया और लगभग 3 साल तक उसे नज़रअंदाज किया। कुछ मिनटों की गर्मजोशी के बाद फिर दोनों एक दूसरे से अजीब तरह से दूर हो गए। यह उनके शरीर के निचले हिस्से और उनके बेटे की नज़र की प्रतिक्रिया थी। हा, लोगन अजीब तरह से हंसा। क्लेयर का चेहरा लाल था और वह शर्मिंदगी से मुस्कुरा रही थी, उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी जैसे कि उसने एक आकर्षक मुस्कान पहनी हो। लोगन उसके खूबसूरत लाल चेहरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। अगर वह बच्चा उत्सुकता से उन्हें नहीं देखता तो वह पहले ही उस पर कूद पड़ता। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें ध्यान से देख रहा था। मुझे खेद है, लेकिन मैं तुम लोगों को मेरे सामने कुछ भी नहीं करने दूंगा। क्या तुम लोग कृपया इसे कहीं और कर सकते हो? तियान लोंग ने ऐसा चाहा क्योंकि उसे कोई अजीबोगरीब शौक नहीं था। तारानकन खांसी, हमारे बच्चे को शाही तौर तरीकों से शिक्षित किया जाना चाहिए। मैं अभी इसकी व्यवस्था कर दूंगा। लोगन खांसते हुए दूसरे तरीके से आगे बढ़ा। नहीं, मैं ही हमारे बच्चे को सिखाऊंगी, क्लेयर ने जल्दी से चिल्लाया। हाँ, नहीं, क्लेयर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं नहीं का जवाब नहीं दूंगी। 3 साल, मैं 3 साल तक अपने बच्चे के साथ नहीं थी। हम बॉन्डिंग पीरियड से चूक गए। मुझे यकीन नहीं है कि बच्चा हमें अपने माता पिता के रूप में पूरे दिल से स्वीकार करेगा या नहीं। इसलिए मैं तब तक उसके साथ रहूंगी जब तक वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। लोगन अवाक रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह उसकी चालों में फंस गया है। उसकी अभिव्यक्ति देखने लायक थी। वह अपनी योजना में डूबा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्लेयर और लोगन ने तियान लॉन्ग को शाही पोशाक पहनाई। उन्हें नौकरों की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यह पहली बार था जब वे अपने बेटे तियान लॉन्ग को तैयार कर रहे थे। क्लेयर ने जब अपनी पैंट उतारी तो तियान लॉन्ग को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी एक बच्चा है। इससे उसे गंदे विचार रखने पर और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर वह खुद को याद दिलाता रहा कि वह उसकी माँ है, जिसे वह अभी भी स्वीकार नहीं कर पाया है। लोगन हंसा जब उसने उसे थोड़ा विरोध करते देखा, जाहिर तौर पर किसी और चीज़ के साथ गलतफहमी। हालांकि उसे थोड़ा संदेह भी हुआ कि एक बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता था, उसे पहले स्थान पर शर्म क्यों महसूस होगी, लेकिन उसने इस पर बहुत अधिक विचार नहीं किया। तियान लॉन्ग को एक माँ की तरह देखभाल किए जाने के बारे में जटिल भावनाएं थीं, जो उसने अपने पिछले जीवन में कभी अनुभव नहीं की थीं। उसे किसी तरह गर्म और आरामदायक महसूस हुआ और उसे गुप्त रूप से यह पसंद भी आया। किसी भी मामले में एक ऐसे शरीर के साथ जिसमें बहुत अधिक पोषण नहीं था, उसे लगा कि वह इस समय कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे कि उन्हें दूर धकेलना। न ही उसने कुछ बेवकूफ़ी की जिससे उन्हें एहसास हो कि वह उनका बेटा नहीं बल्कि कोई और है। फिर उन्होंने उसे उठाया और भोज हॉल में चले गए। आपके अधीनस्थ आपका स्वागत करते हैं महामहिम। जब लोगों ने सम्राट को भोज हॉल में आगे बढ़ते देखा तो वे खड़े हो गए, झुके और एक साथ चिल्लाए, आराम से रहो मेरे विषय। लोगन ने दृढ़ स्वर में स्वीकार किया। फिर सभी ने अपनी सीटें लीं। ये भोज मेरे बेटे की वापसी और हमारे समृद्ध साम्राज्य की निरंतरता का जश्न मनाने के लिए है। लोरेट साम्राज्य की जय हो। लोगन ने अपना पेय उठाया और भोज की शुरुआत की याद में खुद पी लिया। लोरेट साम्राज्य की जय हो। प्रजा ने भी अपने प्याले पिए। सभी ने उत्साहपूर्वक भोज का आनंद लिया। मादक पेय और पका हुआ मांस स्वादिष्ट था और महल की नौकरानियां जो शास्त्रीय वस्त्र पहने हुए थीं, नृत्य करती हुई देखने लायक थीं। कुछ समय बाद भोज समाप्त होने वाला था। महाराज, क्या यह इसके लिए सबसे अच्छा समय नहीं है? शाही सलाहकार हेनरिक्सन ने टिप्पणी की। मुझे लगता है कि यह है। लोगन ने सती रूप से बुदबुदाया और घोषणा की, सभी, यह इस भोज के मुख्य कार्यक्रम का समय है। भोज में मौजूद लोग चुप हो गए क्योंकि मजाक शांत हो गया। लोगन ने क्लेयर की ओर देखा, जो उसके बगल में बैठी थी। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। मैं, लोरेट साम्राज्य का सम्राट लोगन लोरेट, ये घोषणा करता हूं कि मेरे होने वाले प्रथम राजकुमार, मेरे बेटे का नाम डेविस लोरेट है। साम्राज्य की जय हो। डेविस लोरेट अमर रहें, एक अधिकारी ने अचानक कहा।
सभी ने तियान लॉन की ओर देखा और जोर जोर से उसका नाम जपना शुरू कर दिया, जिससे भोज उत्साह के साथ समाप्त हुआ। आज उसका तीसरा जन्मदिन भी था। उस क्षण से, भाषा को समझे बिना भी, तियान लॉन को पता चल गया कि उसे एक नया नाम दिया गया है, डेविस लोरेट।